रामपुर गांव की पहचान वहां की हरी भरी फसलें हुआ करती थीं, लेकिन पिछले 2 सालों से कुदरत न जाने क्यों रूठ गई थी। बारिश की एक बूंद के लिए धरती तरस गई थी। खेतों की जमीन फटकर पथरीली हो चुकी थी, मानो प्यास से अपना मुंह खोले आसमान की तरफ देख रही हो। इसी गांव के एक कोने में रामदीन की छोटी सी झोपड़ी थी। रामदीन एक बेहद ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन किस्मत ने उसे गरीबी की जंजीरों में जकड़ रखा था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो अब बंजर पड़ा था। परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे, राजू और मुन्नी थे। रामदीन का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता और सूरज ढलने के बाद खत्म होता। वह रोज अपने सूखे खेत में जाता, फावड़ा चलाता, पसीना बहाता, इस उम्मीद में कि शायद जमीन के नीचे कहीं थोड़ी नमी मिल जाए। लेकिन हर शाम उसे निराशा ही हाथ लगती। घर के हालात बदतर होते जा रहे थे। कई बार ऐसा होता कि सावित्री बच्चों को तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत खिला देती, लेकिन खुद और रामदीन पानी पीकर सो जाते। रामदीन की आंखों में एक अजीब सी थकान और चिंता हमेशा छाई रहती थी। उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता खाई जा रही थी। सबसे बड़ी मुसीबत थी गांव के साहूकार सेठ धर्मचंद का कर्ज। पिछली फसल के लिए रामदीन ने बीज और खाद खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। फसल हुई नहीं और ब्याज बढ़ता गया। सेठ धर्मचंद का तकादा रोज बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर रामदीन को रास्ते में रोककर जलील करता और उसकी जमीन हड़पने की धमकी देता। अरे ओ रामदीन, कब चुकाएगा मेरा पैसा? या सोच लिया है कि अपनी यह झोपड़ी भी मेरे नाम करनी है? सेठ की कड़वी बातें रामदीन के दिल में तीर की तरह चुभती थीं। वह हाथ जोड़कर बस इतना ही कह पाता, मालिक, थोड़ी मोहलत और दे दो। जैसे ही बारिश होगी, फसल बेचकर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। इस साल भी सावन आया, लेकिन सूखा ही गुजर गया। आसमान में बादल तो आए, लेकिन बिना बरसे ही उड़ गए। गांव के कई किसान निराश होकर शहर मजदूरी करने चले गए। रामदीन की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। एक दिन, जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था और मुन्नी भूख से रो रही थी, रामदीन ने अपना आपा खो दिया। वह खेत के बीचों बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, हे ईश्वर! यह कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मेरी मेहनत में कोई कमी थी क्या? मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? उस रात रामदीन को नींद नहीं आई। उसने तय किया कि अब जीने का कोई फायदा नहीं। कर्ज का बोझ और परिवार की भूख उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने सोचा कि वह शहर जाकर कोई भी छोटा मोटा काम कर लेगा, भले ही भीख मांगनी पड़े, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं मरने देगा। अगली सुबह वह अपना पुराना झोला उठाकर भारी मन से गांव छोड़ने के लिए निकला। उसकी पत्नी सावित्री दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। रामदीन गांव की पगडंडी से होते हुए मुख्य सड़क की तरफ जा रहा था। सूरज सिर पर चढ़ आया था और धूप बहुत तेज थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लेटे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति बहुत कमज़ोर दिख रहा था और बेहोशी की हालत में था। उसके कपड़े फटे हुए थे और होंठ प्यास से सूखे थे। रामदीन खुद मुसीबत में था, उसका अपना पेट खाली था, लेकिन उस बूढ़े को इस हाल में देखकर उसके कदम रुक गए। उसकी गरीबी ने उसकी इंसानियत को नहीं मारा था। रामदीन उसके पास गया। उसने अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी उस बूढ़े के मुंह में डाला। थोड़ी देर बाद बूढ़े को होश आया। उसने इशारे से भूख की बात कही। रामदीन के झोले में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। रामदीन उसके पास गया। उसने अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी उस बूढ़े के मुंह में डाला। थोड़ी देर बाद बूढ़े को होश आया। उसने इशारे से भूख की बात कही। रामदीन के झोले में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, जो सावित्री ने रास्ते के लिए बांध दी थीं। रामदीन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने दोनों रोटियां निकालकर उस बूढ़े आदमी को दे दीं। बूढ़ा व्यक्ति उन रोटियों को ऐसे खाने लगा जैसे उसे बरसों बाद खाना मिला हो। खाना खाने के बाद बूढ़े में थोड़ी जान आई। उसने रामदीन को गौर से देखा और पूछा, बेटा,
तुम खुद बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर बहुत दुख है। कहाँ जा रहे हो? रामदीन ने अपनी सारी व्यथा उस अजनबी को सुना दी। सूखा, कर्ज, भूख और गांव छोड़ने का फैसला। बूढ़ा व्यक्ति शांति से सुनता रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भागना किसी समस्या का हल नहीं है। मैं एक जमाने में खेती का जानकार हुआ करता था। मैं शहरों में जाकर लोगों को नई तरह की खेती सिखाता था। अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर साथ नहीं देता। मैं पास के कस्बे में जा रहा था कि धूप लग गई। बूढ़े ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे खेत देखे हैं। तुम्हारी ज़मीन खराब नहीं है, बस उसे पानी की ज़रूरत है, और सही तरीके की। तुम लोग वही पुरानी फसलें उगाते हो जिन्हें बहुत पानी चाहिए। जब बारिश नहीं हो रही तो तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा। रामदीन हैरान था। एक अनजान भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसे खेती सिखा रहा था। बूढ़े ने अपने फटे हुए थैले में से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें कुछ अजीब से दिखने वाले मोटे अनाज के बीज थे। उसने कहा, यह बाजरा और रागी के खास किस्म के बीज हैं। इन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इस सूखी ज़मीन में भी ये उगाएंगे। जाओ, वापस जाओ और मेहनत करो। हार मत मानो। रामदीन के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई। उस बूढ़े की बातों में उसे सच्चाई और अनुभव की खनक सुनाई दी। उसने शहर जाने का इरादा छोड़ दिया और वापस गांव लौट आया। जब उसने गांव वालों को बताया कि वह अब धान या गेहूं नहीं, बाजरा उगाएगा, तो सबने उसका मजाक उड़ाया। अरे रामदीन, पागल हो गया है क्या? यह तो गरीबों का खाना है, इसे कौन खरीदेगा? इस सूखी ज़मीन में तो बबूल भी नहीं उग रहे, तू फसल क्या उगाएगा? साहूकार धर्मचंद ने भी ताना मारा, लगता है कर्ज के बोझ ने इसका दिमाग फिरा दिया है। लेकिन रामदीन ने किसी की नहीं सुनी। उसने उस बूढ़े की सलाह मानी। उसने खेत को फिर से तैयार किया। उसने खेत के किनारे गहरे गड्ढे खोदे ताकि अगर थोड़ी भी बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो सके। फिर उसने वे बीज बो दिए। रामदीन की मेहनत पहले से दुगनी हो गई। वह रोज़ उन बीजों की देखभाल करता जैसे वे उसके बच्चे हों। किस्मत ने भी इस बार करवट ली। कुछ हफ्तों बाद हल्की बारिश हुई। बहुत तेज नहीं, लेकिन इतनी कि ज़मीन की प्यास बुझ सके। गांव के बाकी किसानों की फसलें, जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए था, वे तो मुरझा गईं, लेकिन रामदीन के खेत में चमत्कार हो रहा था। बाजरा और रागी के पौधे उस कम पानी में भी सिर उठाकर खड़े हो गए। धीरे धीरे पूरा खेत हरे भरे पौधों से लहलहा उठा। यह नज़ारा देखकर पूरा गांव दंग रह गया। जो लोग कल तक रामदीन का मजाक उड़ा रहे थे, आज वे उसकी फसल देखने आ रहे थे। फसल कटने का समय आया। रामदीन के खेत से इतना अनाज निकला कि उसका परिवार साल भर आराम से खा सकता था। उसने बचा हुआ अनाज शहर के बाजार में बेचा। आजकल शहर के लोग सेहत के लिए जागरूक हो रहे थे और मोटे अनाज की अच्छी कीमत मिल रही थी। रामदीन को उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिले। वह सबसे पहले सेठ धर्मचंद के पास गया। उसने सेठ के सामने पैसे रखे और कहा, सेठ जी, यह रही ब्याज की रकम और मूल का पहला हिस्सा। बाकी भी जल्द चुका दूंगा। सेठ धर्मचंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस शाम रामदीन की झोपड़ी में दिया जला। सावित्री ने बच्चों के लिए पेट भरकर खाना बनाया। बच्चों के चेहरे पर महीनों बाद असली मुस्कान लौटी थी। रामदीन रात को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। वह अभी भी गरीब ही था, उसकी झोपड़ी अभी भी कच्ची थी, लेकिन अब वह लाचार नहीं था। उसने सीखा कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, सही ज्ञान और सही दिशा भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करता है। उस दिन सड़क किनारे मिले उस बूढ़े फरिश्ते को याद करते हुए रामदीन की आंखों से कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसकी गरीबी की लंबी रात अब खत्म हो चुकी थी और एक नई सुनहरी सुबह उसकी प्रतीक्षा कर रही थी।